स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 मार्च 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश कुमार के बाद अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मुसलमानों की टोपी पहनना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि नीतीश कुमार सभी धर्मों का इज्जत करते हैं, चाहे वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, बीजेपी में है तब भी और आरजेडी में थे तब भी। नीतीश कुमार हमेशा से सभी धर्मों का आदर करते हुए और सभी धार्मिक जगहों पर जाते हैं, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या फिर दरगाह मजार हो। अब नीतीश कुमार के बेटे भी सेम राह पर नीतीश कुमार की राह पर चलने लगे हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी मुस्लिमों की टोपी पहनी है और मुस्लिम वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। दरअसल जेडीयू की इफ्तार पार्टी के दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसके बाद बिहार की राजनीति में चर्चा तेज हो गई। कार्यक्रम में निशांत कुमार के सिर पर टोपी पहनाई गई और वहां मौजूद कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से जुड़े नारे भी लगाए। इस घटना के बाद इसे बड़ा सियासी इशारा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे और कार्यक्रम की कई तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों के आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या भविष्य में निशांत कुमार की राजनीति में बड़ी भूमिका हो सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। दोस्तों अगर आपके भी बच्चे 10वीं 12वीं का एग्जाम दिए हैं और उसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हम आपको बताएंगे कि आखिर रिजल्ट कब आने वाले हैं। दरअसल बिहार बोर्ड 2026 के रिजल्ट को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। बोर्ड ने टॉपर्स का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि 12वीं और फिर 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। आमतौर पर वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही बोर्ड रिजल्ट घोषित करता है, इसलिए अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर का रिजल्ट मार्च के तीसरे या फिर चौथे सप्ताह में जारी हो सकता है, यानी कि लगभग 21 से 25 मार्च 2026 के बीच परिणाम आने की संभावना है। इसके बाद मैट्रिक का रिजल्ट मार्च के आखिरी सप्ताह में जारी किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद सवाल यह है कि आखिर किस वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट चेक करें। तो इसमें आप रिजल्ट जारी होने के बाद www.results.biharboardonline.com पर जाकर के रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वहां पर biharboardonline.bihar.gov.in पर भी जाकर के अपना रोल कोड डाल करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट घोषित करता है, फिर ऑनलाइन लिंक जारी करता है। बिहार में 18 मार्च को आएगी नई बिजली दरें, बढ़ सकता है बिल। जी हाँ, अब बिहार वासियों के लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि बिहार में बिजली का रेट अब बढ़ने वाला है। जहाँ हालांकि बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन नई दरें बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। कहा जाए तो आज ही। जब बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी खबर है। बिहार में नई बिजली दरों की घोषणा आज 18 मार्च को होने वाली है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग नई ट्रैफिक दर जारी करेगा, जिसके बाद तय होगा कि लोगों को बिजली महंगी मिलेगी या फिर राहत मिलेगी। नई दरें आमतौर पर 1 अप्रैल से लागू की जाती है। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनियों ने दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी श्रेणियों में करीब 35 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया था। हालांकि अंतिम फैसला आयोग की घोषणा के बाद ही साफ होगा। सरकार की सब्सिडी के तहत हिसाब से उपभोक्ताओं पर असर कम या फिर ज्यादा हो सकता है। वहीं पर अधिकारियों का कहना है कि नई दर तय करते समय घरेलू, कृषि, औद्योगिक और फिर ग्रामीण उपभोक्ताओं को ध्यान में रखा जाएगा। आयोग की घोषणा के बाद ही पता चलेगा कि किस श्रेणी में कितना असर पड़ेगा। इसलिए अब सबकी नजर 18 मार्च पर टिकी है, यानी कि आज पर। महिला एंकर की जुबान फिसली, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बता दिया बिहार के मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की सियासत में नई चर्चा। दरअसल बिहार की राजनीति में उस समय और ज्यादा हलचल बढ़ गई जब एक महिला एंकर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कह दिया। इस स्लिप ऑफ टंग के बाद वहां पर मौजूद लोगों के चेहरे बदल गए और कुछ देर के लिए माहौल अलग हो गया। घटना के बाद इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है, जब बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान एंकर ने गलती से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर के संबोधित कर दिया। एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर सम्राट चौधरी पहुंचे हुए थे। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री कहना था तो मुख्यमंत्री कह दिया। हालांकि तुरंत अपनी गलती सुधार ली गई, लेकिन तब तक ये बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थी। इस घटना को लेकर के कई तरह के राजनीतिक मतलब निकाले जाने लगे हैं। एलपीजी ई-केवाईसी जरूरी, अब घर बैठे मोबाइल से करें बायोमेट्रिक अपडेट। दरअसल बात है कि घरेलू एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब गैस कनेक्शन चालू रखने के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करना जरूरी बताया गया है। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी कनेक्शन बंद होंगे और फिर सही उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिलेगी। जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है उनका कनेक्शन बंद हो सकता है। ई-केवाईसी करने के लिए उपभोक्ता अपने गैस एजेंसी या फिर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर जाकर के बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं। कई जगह मोबाइल के जरिए भी प्रक्रिया
पूरी करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए गैस कंपनी के ऐप या मोबाइल पर लॉगिन करके आधार नंबर और फिर कनेक्शन नंबर डालना होता है। फिर ओटीपी या फिर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन पूरा किया जाता है। अधिकारियों ने कहा है कि सभी घरेलू गैस उपभोक्ता जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें ताकि गैस सप्लाई में कोई भी दिक्कत ना हो। ये प्रक्रिया सुरक्षा और फिर पारदर्शिता के लिए जरूरी बताई गई है। अगर समय पर ई-केवाईसी नहीं हुआ तो फिर सब्सिडी रुक सकती है या फिर कनेक्शन बंद भी किया जा सकता है। इसीलिए लोगों को जल्दी प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी का हमला, बोले हमने झुकना नहीं लड़ना चुना। जब बिहार में राज्यसभा चुनाव के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने दबाव में आने के बजाय लड़ने का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि चुनाव में चाहे जो परिणाम आए हों, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और अंत तक मुकाबला किया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान कई तरह का दबाव बनाया गया, लेकिन महागठबंधन पीछे नहीं हटा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लड़ाई जरूरी है और उनकी पार्टी आगे भी मजबूती के साथ मुकाबला करेगी। जब उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो गया है। वहीं पर एनडीए की ओर से कहा गया है कि चुनाव पूरी तरह से नियम के अनुसार हुआ और जीत गठबंधन की मजबूती दिखाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी बयानबाजी जारी है, जो आने वाले चुनाव की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के बाद पप्पू यादव का बयान, बोले सभी बिकते हैं खरीदार होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। हार पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में सभी लोग बिकते हैं, बस खरीदार होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल फिर से गर्म हो गया और अलग अलग दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव के दौरान कई तरह की बातें सामने आई है और परिणाम भी उसी हिसाब से आया है। उन्होंने इशारा किया है कि चुनाव में पैसे और फिर दबाव का खेल चलता है, इसीलिए नतीजे हमेशा उम्मीद के मुताबिक नहीं होते हैं। उनके बयान को चुनाव के दौरान हुई उठापटक से जोड़ करके देखा जा रहा है। जब वहीं पर दूसरे नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की बात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना आम बात है, लेकिन इस बयान ने बहस को आगे और तेज कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग क्या होती है, समझिए पूरा नियम और कार्रवाई का कानून। दरअसल राज्यसभा चुनाव में अक्सर क्रॉस वोटिंग शब्द सुनने को मिलता है, आप भी सुने होंगे। इसका मतलब होता है कोई विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने के बजाय किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे दे। राज्यसभा चुनाव में विधायक गुप्त नहीं बल्कि खुला मतदान करते हैं, इसीलिए पार्टी को पता चल जाता है कि किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। राज्यसभा चुनाव में हर पार्टी अपने विधायकों को तय उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने का निर्देश देती है, जिसे व्हिप जारी कहा जाता है। अगर कोई विधायक व्हिप के खिलाफ जाकर के दूसरे उम्मीदवार को वोट देता है तो फिर इसे क्रॉस वोटिंग माना जाता है। ऐसी स्थिति में पार्टी उस विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और उसे अयोग्य घोषित करने की मांग भी कर सकती है। नियम के अनुसार अगर कोई विधायक पार्टी लाइन से हट करके वोट देता है तो उसके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कार्रवाई तभी होती है जब पार्टी शिकायत करे। इसी वजह से राज्यसभा चुनाव में हर वोट बहुत अहम होता है और क्रॉस वोटिंग से पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में तकरार, पप्पू यादव ने तेजस्वी को घेरा। जब बिहार राज्यसभा चुनाव के नतीजे के बाद महागठबंधन के अंदर मतभेद की खबरें सामने आने लगी है। चुनाव में हार के बाद सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि रणनीति सही नहीं थी, इसलिए वह स्थिति नहीं बनी। जब उनके इस बयान के बाद गठबंधन के अंदर खींचतान की चर्चा तेज हो गई है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर सही तरीके से तैयारी होती तो फिर नतीजा अलग हो सकता था। उन्होंने इशारा किया है कि चुनाव के दौरान तालमेल की कमी दिखी, जिसका फायदा विरोध पक्ष को मिला। उनके बयान को महागठबंधन के अंदर चल रही नाराजगी से जोड़ करके देखा जा रहा है। जहां राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनाव के बाद इस तरीके के बयानबाजी आम बात होती है, लेकिन इससे गठबंधन की एकता पर असर पड़ सकता है। अगर मतभेद पड़ते हैं तो फिर आने वाले चुनाव में इसका असर दिख सकता है। फिलहाल इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम की सख्ती का असर, 300 के करीब राजस्व अधिकारी लौटे काम पर। जब बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच सरकार की सख्ती का असर दिखने लगा है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अल्टीमेट के बाद करीब 300 राजस्व सेवा अधिकारी काम पर लौट आए हैं। सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर अधिकारी काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार हड़ताल की वजह से दाखिल खारिज, जमीन और फिर राजस्व से जुड़े कई काम रुके हुए थे, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी। जहाँ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को
24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का निर्देश दिया था। इसके बाद कई जिलों में अधिकारी फिर से अपने कार्यालय पहुंचने लगे। सरकार का कहना है कि जनता से जुड़े काम रुकना ठीक नहीं है, इसलिए सभी कर्मचारियों को काम पर लौटना होगा। जब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो लोग अब भी हड़ताल पर हैं उनके खिलाफ आगे कार्रवाई हो सकती है। इस फैसले के बाद प्रशासनिक हलके में हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं देने पर बोले सुरेंद्र प्रसाद, खुद बताई गैर हाजिरी की वजह। जब बिहार राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद के वोट न देने की खबर के बाद सियासत गर्मा गई थी। जब उन्होंने खुद सामने आकर के बताया है कि आखिर वे वोटिंग के समय क्यों मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा है कि उनकी गैर हाजिरी के पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि निजी कारणों की वजह से वे समय पर नहीं पहुंच सके। सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि वे पार्टी के खिलाफ नहीं है और उनका इरादा भी वोट न देने का नहीं था। उन्होंने बताया है कि अचानक आई परेशानी के कारण वे विधानसभा नहीं पहुंच पाए। जहां उनके इस बयान के बाद भी राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है, क्योंकि चुनाव में हर वोट बेहद अहम था। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस चुनाव में कुछ विधायकों की अनुपस्थिति से पूरा गणित बदल गया है। इसी वजह से उनकी गैर हाजिरी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल विधायक की सफाई के बाद मामला कुछ शांत जरूर हुआ है, लेकिन सियासत में चर्चा अभी भी जारी है। बिहार में हीट वेव का खतरा, अप्रैल से जून तक रह सकता है लू का असर, 10 विभाग अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अप्रैल से जून तक हीट वेव यानी कि लू जैसी स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने अभी से ही 10 विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी न हो। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल, बिजली, पानी, आपदा प्रबंधन और शिक्षा विभाग पूरी तैयारी रखें। खास करके बच्चों, बुजुर्गों और फिर मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। स्कूलों के समय में बदलाव और फिर पीने के पानी की व्यवस्था पर भी ध्यान देने का निर्देश दिया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि तेज धूप में से बाहर निकलने से बचें और ज्यादा पानी पिएं। प्रशासन का कहना है कि इस बार गर्मी ज्यादा पड़ सकती है, इसलिए पहले से तैयारी जरूरी है। सभी जिलों को भी अलर्ट रहने को कहा गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बिना वीएलटी नहीं होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, स्कूल बस और टैक्सी पर नया नियम लागू। जब बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन को लेकर के नया नियम लागू कर दिया गया है। अब बिना वीएलटी यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाए गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। खास करके स्कूल बस, टैक्सी और फिर कमर्शियल वाहनों के लिए यह नियम अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी और फिर गाड़ियों की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। अधिकारियों के अनुसार वीएलटी लगने के बाद वाहन की हर समय निगरानी की जा सकेगी। इससे दुर्घटना या फिर आपात स्थिति इसमें तुरंत मदद पहुंचाना आसान होगा। जब वाहन परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना इस डिवाइस के नए वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और पुराने वाहनों को भी तय समय के अंदर ये सिस्टम लगाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये फैसला सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एलपीजी की कालाबाजारी पर कार्रवाई, बेगूसराय में अवैध कारोबार करने वालों पर एफआईआर। जी हां, बिहार में एलपीजी गैस की कालाबाजारी को लेकर के प्रशासन सख्त हो गए हैं। बेगूसराय में अवैध तरीके से गैस सिलेंडर बेचने के मामले में एक कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि घरेलू गैस को गलत तरीके से ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा है, जिसके बाद जाँच की गई है। जाँच के दौरान मौके से कई सिलेंडर बरामद किए गए और कागजों की जाँच में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि गैस की कमी की अफवाह फैला करके कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में आपदा से निपटने की नई योजना, उत्तर बिहार दौरे पर जाएंगे राज्यपाल। जब बिहार में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है। सरकार अब तकनीक और फिर जागरूकता के जरिए आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में राज्यपाल उत्तर बिहार के दौरे पर जाएंगे और हालात की समीक्षा करेंगे। जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिले हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं, इसलिए वहां पर खास तैयारी की जा रही है। जब प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पहले से ही राहत, बचाव और फिर चेतावनी की व्यवस्था मजबूत रखें। नई योजना में आधुनिक तकनीक, अलर्ट सिस्टम और फिर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि आपदा आने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ये तैयारी जरूरी है। इसी वजह से जिलों का दौरा करके व्यवस्था देखी जाएगी और फिर जहां कमी होगी वहां तुरंत ठीक किया जाएगा।
बिहार कांग्रेस में बड़ी कलह, वोटिंग विवाद पर भड़के राजेश राम, बोले बीजेपी के चंगुल में है विधायक। दरअसल बात है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर विवाद खुल करके सामने आ गया है। वोट नहीं देने वाले विधायकों को लेकर के पार्टी में नाराजगी बढ़ गई है। जहां कांग्रेस नेता राजेश राम ने कड़ा बयान देते हुए कहा है कि कुछ विधायक बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, जिसकी वजह से चुनाव में नुकसान हुआ है। राजेश राम ने कहा है कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाना गलत है, इससे संगठन कमजोर होता है। उन्होंने मांग की है कि जिन विधायकों ने वोट नहीं दिया उनसे जवाब लिया जाए। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान और तेज हो गई है। जहां राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन के अंदर भी मतभेद बढ़ रहे हैं। जहां अगर ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो फिर आने वाले चुनाव में इसका असर दिख सकता है। फिलहाल पार्टी के वरिष्ठ नेता मामले को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीएससी में 440वीं रैंक का झूठ, फर्जी जश्न मनाने वाला युवक गिरफ्तार, पहुंचा जेल। दरअसल बात है कि एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने यानी कि एक आदमी ने खुद को यूपीएससी में 440वीं रैंक लाने वाला बता करके जश्न मनाना शुरू कर दिया। जहां उसने इलाके में अपनी सफलता की खबर फैला दी और लोगों ने उसे बधाई भी देना शुरू कर दिया। लेकिन जांच में पता चला है कि वह दावा पूरी तरह से झूठा था। जानकारी के अनुसार लोगों को शक होने पर रिजल्ट की जाँच की गई, जिसमें उसका नाम नहीं मिला। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने झूठी जानकारी देकर के लोगों को गुमराह किया था। जब पुलिस ने इसे फर्जीवाड़ा मानते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी परीक्षा के नाम पर गलत जानकारी फैलाना अपराध है। इस घटना के बाद लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक रिजल्ट जरूर देखें। जदयू से अलग होने के बाद केसी त्यागी ने 22 मार्च को बड़ी बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगे राजनीतिक रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। उनके इस कदम के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जय सूत्रों के अनुसार बैठक में उनके समर्थक और फिर अन्य नेता भी शामिल हो सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वे नया संगठन बनाने या फिर दूसरे दल के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ साफ नहीं कहा गया है। राज्यसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव कोलकाता रवाना, सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बात है कि बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अचानक कोलकाता रवाना हो गए। उनके इस दौरे के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि ये दौरा निजी कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन समय को देखते हुए इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव के नतीजे के बाद महागठबंधन के अंदर मंथन चल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव का बाहर जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पार्टी की ओर से कहा गया है कि ये पहले से कार्यक्रम था और फिर इसका राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है। भागलपुर में सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, 441 करोड़ की योजनाओं का किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर दौरे के दौरान विकास की कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने करीब 441 करोड़ रुपए की बड़ी योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें सड़क, भवन, जल और फिर अन्य विकास कार्य शामिल है। जब सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से जिले के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी काम समय पर पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जल्द फायदा मिल सके। इस मौके पर कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे और विकास कार्यों की जानकारी दी गई। जब सरकार का कहना है कि राज्य के हर जिले में विकास कार्य तेज किए जा रहे हैं। भागलपुर को दी गई इन योजनाओं से रोजगार के मौके बढ़ेंगे और फिर लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। 20 साल सीएम रहने के बाद नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति है? राज्यसभा नामांकन में नीतीश कुमार ने पूरा ब्यौरा दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन के दौरान अपनी संपत्ति का विवरण दिया है। हल्फनामे के अनुसार उनके पास करीब कुल 1,66,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति है। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में उनकी संपत्ति सबसे कम बताई गई है। जहाँ हल्फनामे में दी गई जानकारी के अनुसार उनके पास करीब 17 से 18 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि बाकी अचल संपत्ति के रूप में है। जहाँ नगद रकम बहुत कम बताई गई है और उनके पास सिर्फ एक सोने की अंगूठी है और चांदी की अंगूठी है, जैसे सीमित आभूषण है। उनकी सालाना आय भी ज्यादा नहीं बताई गई है, जो करीब कुछ लाख रुपए के आसपास है। वहीं पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी इतनी कम संपत्ति होना उन्हें अलग पहचान देता है। राज्यसभा चुनाव के हल्फनामे के बाद उनकी संपत्ति को लेकर के चर्चा तेज हो गई है, जो ये अब खुलासा हुआ है। बिहार में मौसम का कहर, 20 जिलों में येलो अलर्ट, तेज हवा और ओलावृष्टि की चेतावनी। जब बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने बिहार के करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवा, बारिश और फिर ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर मौसम खराब रहने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। जानकारी के अनुसार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और बिजली गिरने का भी खतरा है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि ओलावृष्टि से
फसलों को नुकसान हो सकता है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान और पैरों के नीचे खड़े ना हो। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट जारी कर दिया है, जिस सभी जिलों में अधिकारियों को तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। कौन है अभिषेक सिंह? अनंत सिंह के राजनीतिक वारिस, लंदन से मोकामा की राजनीति में एंट्री की तैयारी। जहां बिहार की राजनीति में नया नाम चर्चा में है, बाहुबली नेता अनंत सिंह ने अभिषेक सिंह को अपना राजनीतिक वारिस बताया है। कहा जा रहा है कि अब मोकामा की राजनीति में वही आगे की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इस खबर के बाद इलाके की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार अभिषेक सिंह फिलहाल विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं और लंदन से वापस आकर के राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी कर रहे हैं। अनंत सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और आगे परिवार या फिर अपने करीबी को जिम्मेदारी देंगे। इसी वजह से अभिषेक सिंह का नाम सामने आया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोकामा की सीट पर अनंत सिंह का मजबूत प्रभाव रहा है, इसलिए उनके वारिस को लेकर के चर्चा अहम मानी जा रही है। अगर अभिषेक सिंह चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। फिलहाल उनके राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई है। राज्यसभा जीत के बाद सीएम आवास पहुंचे निशांत, नीतीश कुमार ने गले लगा करके जताई खुशी। जब बिहार राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर खास नजारा देखने को मिला। उनके बेटे निशांत कुमार उन्हें बधाई देने पहुंचे। बताया जा रहा है कि बेटे को सामने देख करके नीतीश कुमार भावुक हो गए और उन्होंने गले लगा करके खुशी जाहिर की है। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कई नेता मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान निशांत कुमार भी आवास पहुंचे और उन्होंने पिता को जीत की बधाई दी। दोनों के बीच भावुक पल देखने को मिला, जिसे लोग परिवार और फिर राजनीति दोनों से जोड़ करके देख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय से निशांत कुमार को लेकर के राजनीति में चर्चा चल रही है। ऐसे में इस मुलाकात को भी खास माना जा रहा है। राज्यसभा के लिए चुने गए नीतीश कुमार, एनडीए ने बताया बड़ी जीत, बोले विकास को मिलेगी नई दिशा। जब बिहार राज्यसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को जीत का प्रमाण पत्र मिल गया है, इसके साथ ही उनकी नई पारी की चर्चा शुरू हो गई है। एनडीए नेताओं ने इसे गठबंधन की बड़ी जीत बताया है और कहा कि इसे बिहार के विकास को नई दिशा मिलेगी। जब चुनाव के नतीजे के बाद राजनीतिक माहौल फिर से गर्मा गया। नेताओं का कहना है कि ये जीत एनडीए की एकजुटता का परिणाम है। संजय झा ने कहा कि मजबूत नेतृत्व की वजह से गठबंधन को सफलता मिली है और आगे भी विकास के काम तेज होंगे। उन्होंने दावा किया है कि राज्यसभा में मजबूत प्रतिनिधित्व से बिहार के हित में फैसले लेने में मदद मिलेगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस चुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति में कई नए संकेत मिले हैं। एलपीजी गैस के बाद दूध संकट की आहट, जहां सिर्फ 10 दिन का स्टॉक बचा, डेयरी सेक्टर की बड़ी चिंता। दरअसल देश में एलपीजी संकट की खबरों के बीच अब दूध को लेकर की भी चिंता बढ़ने लगी है। रिपोर्ट्स के अनुसार डेयरी सेक्टर के पास दूध की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री का इस्तेमाल सिर्फ करीब 10 दिन का स्टॉक बचा है। अगर जल्द सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो फिर दूध की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि गैस की कमी और फिर सप्लाई में दिक्कत के कारण दूध प्रोसेसिंग और फिर पैकेजिंग का काम प्रभावित हो रहा है। डेयरी कंपनियों का कहना है कि अगर समय पर गैस और फिर पैकिंग मटेरियल नहीं मिला तो फिर उत्पादन कम करना पड़ सकता है। इससे बाजार में दूध की कमी हो सकती है और फिर कीमत भी बढ़ सकती है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और फिर सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और फिर जरूरत से ज्यादा सामान जमा ना करें। जी हाँ, वहीं पर फिलहाल डेयरी सेक्टर से ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। दोस्तों, किशनगंज से लगातार बाइक चोरी की घटना सामने आ रही है। ऐसे में अगर आप बाइक लेकर के कहीं जाते हैं और लापरवाही के साथ कहीं भी बाइक को छोड़ करके चले जाते हैं तो आप समझ जाइए, नहीं तो आपके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि लगातार किशनगंज में बाइक चोरी की घटना सामने आ रही है। ऐसा मानो जैसे कि बाइक चोरों का उरूज आ गया हो। जब लगातार बाइक चोरी की घटना हो रही है, हालांकि पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उस लेवल तक कार्रवाई नहीं कर पा रही है जिस लेवल तक कार्रवाई करनी चाहिए। इंटर स्टेट बाइक चोर गिरोह का सरगना गिरफ्तार हुआ है। यह किशनगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जहां किशनगंज में बाइक चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाइक चोर गिरोह के मुख्य सरगनाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इससे पहले भी इसी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके 6 बाइक बरामद की जा चुकी है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने की तैयारी में। तो आपको बता दूं
की किशनगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके मुख्य सरगना मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है। पुलिस लगातार जिले में बाइक चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए अभियान चला रही है। जब पुलिस के अनुसार मोहम्मद रफीक पहाड़कट्टा थाना कांड संख्या 6326 में फरार चल रहा था। जब उसकी गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से पश्चिम बंगाल नंबर WB92B9993 की एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यानी कि कहा जाए तो अगर बंगाल में कोई भी बाइक चोरी होती है तो उसको बिहार में खपाया जाता है, और बिहार में कोई बाइक चोरी होती है तो उसको बंगाल में जाकर के खपा दिया जाता है। इस तरह से लोगों का जो नेटवर्क बना हुआ है, और इस नेटवर्क के माध्यम से ये लोग लगातार इस तरह की बाइक चोरी करके खपाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी किशनगंज पुलिस ने इसी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। शनिवार को पुलिस ने 4 अन्य गिरोह को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान समीरुद्दीन, गुलशाद, अल्फाज और आरिफ के रूप में हुई थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी करके 6 चोरी की बाइकें भी बरामद की थी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि ये गिरोह विभिन्न इलाकों में बाइक चोरी करके उन्हें दूसरे जिलों और फिर राज्यों में बेचता था। वहीं पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जहां इस पूरे अभियान में अंचल पुलिस निरीक्षक ठाकुरगंज पंकज पंत, पहाड़कट्टा थाना के पुलिस पदाधिकारी पुलेंद्र कुमार और फिर राजेश दास DUI टीम द्वारा सशस्त्र बल की अहम भूमिका रही है। पुलिस का कहना है कि किशनगंज जिले में बाइक चोरी की घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अभियान जारी रहेगा और इस तरह के गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज की हानिया एहसान बनी स्टेट टॉपर, जहां केमिस्ट्री में लहराया परचम। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज के लिए यह गर्व की खबर सामने आई है। पूर्णिया के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बेनेली की छात्रा हानिया एहसान ने केमिस्ट्री विषय में स्टेट टॉपर बनकर के पूरे जिले का नाम रोशन किया है। स्टेट टॉपर, जी हाँ, ASEC 2025 परीक्षा में उनकी इस शानदार उपलब्धि से स्कूल, परिवार और फिर पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले की रहने वाली हानिया एहसान ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह पूर्णिया जिले के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बेनेली की छात्रा है। हानिया ने ASEC 2025 यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड्स एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री में स्टेट टॉपर बनकर के अपने जिले और फिर स्कूल का नाम रोशन किया है। यह परीक्षा 21 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें हानिया एहसान ने केमिस्ट्री विषय में अच्छा प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। हानिया एहसान कक्षा 12वीं की साइंस बायोलॉजी की छात्रा है और उनकी इस परीक्षा ने साबित कर दिया है कि सीमांचल के बच्चे भी देश और फिर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उनके इस उपलब्धि से स्कूल प्रशासन, शिक्षक और फिर परिवार के लोग काफी खुश हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि हानिया शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही है और उन्होंने मेहनत और फिर लगन के दम पर ये मुकाम हासिल किया है। वहीं पर परिवार वालों ने भी हानिया की इस सफलता पर खुशी जताई है और इसे उनकी कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। वहीं पर इस उपलब्धि के बारे में पूरे इलाके में गर्व का माहौल है। लोग हानिया को बधाई दे रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। हानिया की सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। दुआ है कि हानिया एहसान आगे भी इसी तरह सफलता की नई ऊंचाइयों को छूती रहे और देश प्रदेश का नाम रोशन करते रहे। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे का असर अब जमीन पर दिखने लगा है, क्योंकि अमित शाह कुछ दिन पहले किशनगंज आए हुए थे। वहीं पर अब अमित शाह के आने का असर भी दिख रहा है। इसमें एक्शन भी शुरू हो गया है। जब किशनगंज में नेपाल सीमा से सटे नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही घुसपैठियों की पहचान करके कार्रवाई करने की भी तैयारी तेज कर दी गई है। जब प्रशासन और फिर सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे इलाके में सख्त नजर बनाए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले में नेपाल सीमा से सटे नो मैंस लैंड प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है। ये कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद तेज हुई है। जानकारी के अनुसार प्रशासन और फिर SSB की संयुक्त टीम ने स्थलीय जांच के दौरान सीमा से सटे 6 स्थानों पर अतिक्रमण पाया था। इन जगहों पर करीब 20 परिवारों ने नो मैंस लैंड पर घर बना लिए थे। इनमें से कुछ पक्के मकान भी शामिल थे, जबकि कई जगहों पर खेती बाड़ी और फिर चाय बागान भी लगाए गए थे। जब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इन सभी अतिक्रमणों को हटवा दिया है और परिवारों को
को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल फरवरी महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने किशनगंज में आईबी, बीएसएफ, सेना और फिर बिहार के अधिकारियों के साथ बैठक करके सीमा सुरक्षा की समीक्षा की थी। बैठक में उन्होंने खास तौर पर नेपाल बॉर्डर के पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने और फिर घुसपैठियों की पहचान करके सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। सूत्रों के अनुसार सीमांचल क्षेत्र में घुसपैठ और फिर इससे जुड़े नेटवर्क को लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्री को सौंपी गई थी। किशनगंज जिला सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नेपाल और फिर बांग्लादेश दोनों देशों की सीमाएं सटी हुई है। किशनगंज जिले में करीब 80 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा है जहां पर 36 बॉर्डर आउटपोस्ट और फिर एसएसबी के जवान तैनात है। जिलाधिकारी विशाल राज ने बताया है कि नो मेंस लैंड पर अतिक्रमण की पहचान करके उसे हटा दिया गया है और अब घुसपैठियों की पहचान के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। जब प्रशासन का कहना है कि आगे भी सीमा क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। रमजान का पवित्र महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ईद कब मनाई जाएगी, जब भारत समेत पूरी दुनिया में मुसलमान चांद के दीदार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईद उल फित्र की तारीख पूरी तरह से चांद दिखने पर ही तय होती है। इस बार भी ईद की तारीख को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन हम आपको इसकी तारीख के बारे में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो जानकारी के मुताबिक अगर सऊदी अरब और खाड़ी देशों में 19 मार्च की शाम को चांद दिखाई देता है तो वहां पर 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी। वहीं पर भारत में आमतौर पर चांद एक दिन बाद दिखाई देता है। ऐसे में अगर भारत में 20 मार्च की शाम को चांद दिखाई देता है, यानी कि आमतौर पर कहा जाए तो इस बार भारत में ईद की संभावना तारीख 20 या 21 मार्च हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला चांद देखने के बाद ही होगा। ईद का त्योहार सिर्फ रोजा खत्म करने की खुशी नहीं बल्कि भाईचारा, दान और खुशी बांटने का दिन होता है। इस दिन लोग नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। खास बात यह है कि इस दिन जरूरतमंदों को फित्रा यानी कि दान देना जरूरी माना जाता है ताकि हर कोई इस खुशी में शामिल हो सके। जहाँ घर घर में सवैया बनती है, नए कपड़े पहने जाते हैं और रिश्तेदारों के साथ खुशियां बांटी जाती है। अब पूरे देश की नजर सिर्फ आसमान पर टिकी है क्योंकि जैसे ही चांद दिखेगा उसी के साथ तय हो जाएगा कि इस साल ईद किस दिन मनाई जाएगी। आपको बता दूं कि रमजान का पवित्र महीना भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर ईद कब मनाई जाएगी, क्योंकि भारत समेत पूरी दुनिया में मुसलमान चांद के दीदार का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ईद उल फित्र की तारीख पूरी तरह से चांद पर निर्भर तय होती है। इस बार भी ईद की तारीख को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन संभावित तारीखें वही है जो आपको बताया गया है। जहाँ ईद उल फित्र इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो रमजान के महीने में खत्म होने के बाद मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होता है, इसलिए ईद की तारीख हर साल बदलती रहती है और ये पूरी तरह चांद दिखने पर ही निर्भर करती है। किशनगंज वासियों के लिए बड़ी सौगात मिली है। अब सीधा असम से हैदराबाद तक आप ट्रेन में सफर कर सकेंगे। जब किशनगंज और सीमांचल के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण भारत तक का सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया। जब असम से हैदराबाद के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस अब किशनगंज में भी रुकेंगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि व्यापार और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी यानी कि कामाख्या से हैदराबाद के चारलापल्ली तक चलने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना कर दिया था। यह ट्रेन अब किशनगंज स्टेशन पर भी ठहराव करेगी, इससे इलाके के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ट्रेन के किशनगंज पहुंचने पर रेलवे अधिकारियों और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसका स्वागत किया है। इस दौरान एडीआरएम, सांसद के प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि और फिर कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। यह ट्रेन करीब 2400 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी तय करती है और असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को जोड़ती है। यानी कि अब सीमांचल के लोगों को सीधे दक्षिण भारत जाने के लिए अलग अलग ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस में स्लीपर और जनरल कोच दोनों की सुविधा दी गई है, जिससे आम लोगों के लिए ये यात्रा किफायती और सुविधाजनक बनेगी। खास करके मजदूरी, पढ़ाई या फिर इलाज के लिए दक्षिण भारत जाने वाले लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। किशनगंज और आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और फिर शिक्षा के लिए हैदराबाद, बेंगलुरु और फिर
फिर अन्य शहरों में जाते हैं। ऐसे में ये ट्रेन उनके लिए सीधी लाइफलाइन साबित हो सकती है। साथ ही साथ इस ट्रेन के चलने से क्षेत्रीय व्यापार और फिर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। जब पूर्वोत्तर और फिर दक्षिण भारत के बीच सीधी कनेक्टिविटी से कारोबार आसान होगा और फिर नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर के ये ट्रेन सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि सीमांचल के विकास की नई पटरी मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र को बड़ा फायदा मिल सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।